हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा संचारण के तरीके पढ़ लिए थे, जिसमें हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के ऊपर बात कर ली थी, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण के ऊपर बात कर ली थी। तो चलिए, आज की क्लास में हम जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में, यानी कि जल चक्र क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जिसके लिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, जो ऊँचे स्थान होता है ना, जो ऊँची जगह है जैसे कि हिमाचल हो गया, यहाँ पर यहाँ के लोगों के पास क्या होता है, एक ट्रेडिशनल रूम हीटर होता है। यहाँ पर ना ये रूम हीटर का उपयोग करते हैं और इस रूम हीटर में बेसिकली ये क्या उपयोग करता है, जिसको हम कहते हैं बुखारी। क्या बोलते हैं? बुखारी। तो बुखारी का उपयोग किया जाता है। तो बुखारी का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा रूम हीटर जो बेसिकली यहाँ पर रूम हीटर का काम करता है सर्दियों के टाइम और वार्म करता है विंटर्स में, ठीक है। यानी कि सर्दियों में ये क्या करता है, वार्म करता है पूरे के पूरे तापमान को, घर के अंदर को सबको वार्म कर देता है। तो इन द अपर रीचेस ऑफ द हिमालयन रीजन, यानी कि अगर मैं बात करूं हिमालय के ऊंची रीजन की बात करूं, तो ट्रेडिशनल रूम हीटर यहाँ पर यूज किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर लोकल ट्रेडिशनल जो मतलब हीटर यहाँ का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बुखारी कहते हैं। तो बुखारी क्या करता है, वार्म करने के काम आता है सर्दियों के दौरान। तो बुखारी कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन स्टोव। ये एक आयरन स्टोव का बना है, जिसमें वुड है, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, लकड़ियां होंगी और चारकोल डला होगा जलाने के लिए। एक लंबी सी पाइप होगी अपर पार्ट ऑफ द हीटर में लगाई हुई, यानी कि एक लंबी सी पाइप होगी, चिमनी का काम करती होगी, एक लंबी सी ये पाइप है। और ये क्या करेगी, जो भी धुआं हुआ बनेगा ना एक्सेसिव, इसको बाहर कर देगी, वेंटिंग आउट द स्मोक। और जितना भी धुआं बन रहा है इसको सब बाहर फेंक देगी। एडिशनली द बुखारी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। और एडिशनली अगर मैं बात करूं बुखारी को, तो ये कुकिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। यानी कि इसके ऊपर देखो, यहाँ पर क्या होता है, ये गर्म होती है, लोहे का पूरा इसका चैम्बर बनाया, तो ये गर्म होती है। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ भी रखोगे, जैसे यहाँ पे केतली रखी है, तो वो भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि इसका जो फ्लैट टॉप है वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म देता है किसी बर्तन को रखने के लिए। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर के, इन कहलाए जाते हैं और इनमें इन्वॉल्व होता है सब कुछ। यानी कि इसमें आपका रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन सब यूज होता है, चालन, संवहन और विकिरण। और इससे हम खाना भी बना सकते हैं और खाना को गर्म भी कर सकते हैं, साथ साथ में अपने कमरे के तापमान को गर्म भी कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं कि इस बुखारी में क्या-क्या देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, वी हैव लर्न इन द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक। हमने क्लास 6 की क्लास में भी पढ़ा था कि जो सन होता है वो मेन सोर्स होता है हीट का, यानी कि सूर्य हमारी धरती के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत है ऊष्मा का। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग कई बार कपड़े धो लेते हैं या हमारे मम्मी-पापा कपड़े धोते हैं, तो वो कैसे सूखते हैं घर में, जब हम उनको धूप में डालते हैं ना, तो हम कपड़े सुखाने के लिए भी धूप में डालते हैं। अब ये जो कपड़े, जो गीले कपड़े हैं, ये क्यों धूप में जल्दी सूख जाएँगे? इनको क्या मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी। पर सूरज तो इतनी दूर है, इसको ऊष्मा मिल कैसे रही है? तो यहाँ से जो सन से जो रोशनी आई, यानी कि जो विकिरण आई, वो क्या करेगी, पानी को उड़ा लेगी, यानी कि पानी का वाष्पीकरण कर लेगी, इवोपरेशन कर लेगी, उड़ा देगी पानी को, क्या कर देगी, भाप में बना देगी। यानी कि जब धूप में आप क्या रखोगे, गीले कपड़े रखोगे, तो वो भाप बन जाएंगे और भाप बन के मतलब सारा पानी उड़ जाएगा। तो thus heat from the sun plays an important role in the evaporation of water। तो इसलिए कह रहे हैं जो सूर्य से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जो रोशनी मिलती है, या हम कह सकते हैं हीट मिल रही है, ये क्या कर रही है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल, यानी कि पानी के वाष्पीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी इट फ्रॉम क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ लाइन और अ फॉर्म ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशन एंड लेक्स। तो क्या इसी तरीके से जैसे कपड़े सूखते हैं, क्या उसी तरीके से पानी, अगर हम समुद्र से देखें या फिर किसी ओशन से देखें या किसी लेक से देखें, तालाब से देखें, तो क्या पानी वहां से भी ऐसे ही इवापोरेट होता है? तो चलिए इसका एक वॉट फिनोमिना चेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, जिससे हम इसको और अच्छे से डिटेल में जान पाएंगे। बिफोर इट, नोट करते हैं यहाँ से।
तो चलिए बात करते हैं वाटर साइकिल की, जल चक्र की, ठीक है। सो यू हैव आल्सो लर्न इन ग्रेड 6 दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट इन नेचर। हमने ये भी देखा है कि पानी जो है अपनी 3 अवस्थाओं में होता है। पानी यानी कि अपनी 3 अवस्थाओं में प्रकृति में पाया जाता है। एज अ लिक्विड यानी कि एक तरल पदार्थ में, ये क्या करता है, ओशन, रिवर, लेक्स को भर देता है पृथ्वी में, यानी कि ये समुद्र में आपको मिलेगा, नदियों में आपको मिलेगा, लेक यानी कि तालाबों में आपको मिलेगा। एज अ सॉलिड यानी कि अगर हम बात करें ठोस में, तो इट फॉर्म्स स्नो। ठोस में कैसे दिखेगा आपको, बर्फ में दिखेगा। आइस शीट, पतली पतली बर्फ की चादरें होंगी। ग्लेशियर्स होंगे, है ना। और इन सभी में माउंटेन्स पर और पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय इलाकों पे आपको मिलेगा। और सेम टू सेम पानी जो होता है गैस में भी होता है, जैसे हमने बताया सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, तो गैस में भी होता है, यानी कि गैस अवस्था में भी ये पाया जाता है। तो गैस अवस्था में आप देखोगे तो ये कैसे होता है, वाटर वेपर होता है, यानी कि ये जल वाष्प के रूप में हमारे वातावरण में, हम कह सकते हैं यहाँ वायुमंडल में उपस्थित ये होता है। तो ड्यूरिंग समर सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्यू टू द सन रेडिएशन। तो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में गर्मी हुई, गर्मी होने के कारण बर्फ पिघलेगी, और बर्फ और जब ये आइस पिघलेगी तो ये पानी बन जाएगी, जिससे सूर्य की रोशनी इन पे पड़ी थी और ये फ्लो हो जाएंगे, बह के क्या चले जाएंगे, नदियों में चले जाएंगे और ओशन में चले जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग, जाएंगे मेल्टेड। तो ये जो मेल्टेड आइस है यानी कि जो गल गई आइस है, ये कहाँ चली जाएगी, रेप्लेनिश हो जाती है, दोबारा से भर जाती है, यानी कि जो ये गल जाती है, मतलब हम कहें अगर कि ग्लेशियर पिघल गया या कुछ है, तो सर्दियों के टाइम फिर से ठंड पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, और ये जो खत्म होने वाली यानी कि रेप्लेनिश्ड, खत्म आप कह सकते हो, जो बर्फ हो चुकी थी, पानी बन चुकी थी, अब ये क्या बन चुकी है, वापस आ चुकी है सर्दियों के टाइम में। अब ये पानी जब मेल्ट हुआ, यानी कि बर्फ जब मेल्ट हुई, तो मेल्ट होके कहाँ चली गई, नदियों में चली गई। अब जो वाटर है ओशन में या रिवर में, ये लेक में, ये फिर से हीट होगा, गर्मी होगी, धूप पड़ेगी तो इवापोरेशन होगा, यानी कि वाष्पीकरण होगा, और ये जलवाष्प बन के क्या करेगा, ये वायुमंडल में ऊपर चला जाएगा। तो जो वाटर है यानी कि जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा, पेड़ से भी, प्लांट से भी, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, यानी कि यहाँ पे प्लेन ट्रीज हो सकती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हो सकते हैं, बड़े पेड़, ये क्या करेंगे, ट्रांसपीरेशन करेंगे, और इसके थ्रू भी क्या होगा, ये जो पानी जमीन पे है ये कहाँ चला जाएगा, वाष्पीकरण बना के आसमान पे आप कह सकते हो, यानी कि ऊपर स्काई की तरफ चला जाएगा। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा, राइज अप होगा, तो ये ठंडा होता है। ठंडा होना मतलब ये कंडेंस होता है, इसका संघनन होता है, और ये संघनन होके ठंडा होके क्या बना देगा, बादल बना देगा। बादल जो होता है वो क्या होता है, बारिश लेके आएंगे, बर्फ लेके आएंगे, ओले, हेल स्टॉर्म लेके आएंगे, और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से बारिश, नदी बही, नदी से ये पानी फिर ऊपर गया, ऊपर जाके बादल बना, बादल बन के ये बर्फ पड़ रहा है, बारिश बन रही है, या फिर ओले बन के गिर रहा है। तो इसको हम बेसिकली जल चक्र कह रहे हैं, वाटर साइकिल कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ वाटर से दूसरी फॉर्म बनी, और फिर दूसरे फॉर्म से तीसरी फॉर्म बनी, और तीसरी से फिर वापस पहली फॉर्म बन गई। यानी कि बर्फ से पानी बना, पानी से गैस बना, तो बर्फ से पानी एक फॉर्म, पानी से गैस दूसरी फॉर्म, फिर गैस से बर्फ वापस तो तीसरी फॉर्म। तो इस तरीके से बन रहा है। ये कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है वाटर का, यानी कि पानी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर वेपर बनेगा, फिर डाउनवर्ड आएगा प्रेसिपिटेशन से। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। इसी कारण जो रॉक्स होती है, सॉइल होती है, प्लांट होती है, रिटर्न टू द वाटर बॉडीज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये जो पानी है वापस क्या आ जाएगा, चट्टानों में आ जाएगा, पानियों में आ जाएगा, नदियों में आ जाएगा, और इसी को हम जल चक्र कहते हैं, क्योंकि एक जगह से पानी आया, फिर वापस उसी तरीके से वहां पर पहुंच गया। यानी कि इस तरीके से होता रहेगा। यानी कि बारिश गिरी, बारिश गिर के पानी बनी, पानी बनी, पानी भाप बन के फिर से क्या बनेगा, गैस बनेगा, गैस बन के क्या कहो, बर्फ गिरेगी, या फिर से दोबारा बारिश बन के गिरता रहेगा। यानी कि वाटर साइकिल चलती रहेगी, ये पानी वापस अपने आप को रेगुलेट करता रहेगा। द वाटर साइकिल हेल्प इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रेप्लेनिश द वाटर इन रिवर, लेक एंड ओशन। तो वाटर साइकिल हमारी किस चीज की हेल्प करती है, कि दोबारा से हम क्या कर सकें, अपने लेक्स, ओशन को दोबारा से भर सकें, फुल कर सकें। ये और पानी बचाने के भी काम आता है। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जिसके कारण पृथ्वी पर जो पूरा पानी है वो बराबर निरंतर बना रहे। रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बारिश का पानी जमीन पे गिरता है, तालाबों पे जाता है, पॉन्ड्स पे जाता है, रिवर्स में जाता है, नदियों में जाता है, ओशंस में जाता है, एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड। और क्या करती है धरती, इसको अंदर की तरफ सोख लेती है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे वाटर साइकिल।
तो यहाँ पर क्या होता है वाटर साइकिल में, इसी तरीके से पानी जो होता है आसमान से जमीन पे आएगा, जमीन से दोबारा आसमान पे जाएगा, यानी कि क्लाउड्स बादलों से ये धरती पे आएगा, लैंड्स पे आएगा, लेक पे आएगा, रिवर पे आएगा, ओशंस में आएगा, फिर ये ओशन से दोबारा इवापोरेट होकर ये क्या करेगा, ये आसमान में यानी कि प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएगा। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि देखो समर में क्या होता है, जो स्नो है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो भी भाप पानी आइस है ना, जो बर्फ है वो क्या हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पानी बन जाएगी, और फिर ड्यू टू द सन्स रेडिएशन, धूप की गर्मी के कारण फ्लोज डाउन एज अ रिवर, और फिर क्या हो जाएगा, ये नदियों में चली जाएगी। अल्टीमेटली ओशंस में, क्योंकि नदियां जो होती हैं ओशंस यानी कि समुद्र में जाके खत्म हो जाती हैं। अब जो मेल्टेड आइस है, यानी कि जो बर्फ पिघल गई है, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म ही हो गई, वो दोबारा से सर्दियों के टाइम में फिर से रेप्लेनिश हो जाएगी, जो भी रेप्लेनिश्ड वाटर होगा वो फिर से फिलफिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेल्टेड आइस दोबारा से रेप्लेनिश हो जाती है बाय फ्रेश स्नो ड्यूरिंग विंटर। रेप्लेनिश मतलब दोबारा से वो चीज वापस भर जाएगी, उसकी भरपाई हो जाएगी। सो जब ये वाटर ओशंस में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा, ये फिर से हीट अप हो जाएगा, और हीट होने के बाद दोबारा से क्या कर देगा, इवापोरेट होके ये आसमान में वाटर वेपर यानी कि वाष्प बन के चला जाएगा। तो वाटर ऑल्सो इवापोरेट फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो ये पानी है ये क्या करता है, दोबारा से ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में ये पानी जो है किसी प्लांट से या ट्री से भी वापस क्या करेगा, ये हमारे क्लाउड्स बन के या क्लाउड्स में जाएगा। तो व्हेन वाटर राइजेज अप, जब ये पानी ऊपर जाता है तो ये क्या बना देता है, कंडेंस हो जाता है, इसका संघनन हो जाता है, ठंडा हो जाता है ये पानी, और ये बनाता है बादल। बादल क्या करते हैं, बादल बारिश लाते हैं, बादल बर्फ लाते हैं, बादल से ओले गिरते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि बादल द्वारा पानी गिरना, या हम कह सकते हैं बरसात होना, या हम कह सकते हैं बर्फ गिरना, या हम कह सकते हैं ओला गिरना या ओलावृष्टि होना, इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का, यानी कि ये जो पानी चलता रहता है अपवर्ड, वाटर वेपर बन के ऊपर जाएगा और नीचे बन के क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो वाष्प, और ऊपर से नीचे हो जाएगा ये आपका प्रेसिपिटेशन। तो इस प्रक्रिया में होगा क्या, जैसे कि पासिंग थ्रू सॉइल, रॉक्स एंड प्लांट एंड फाइनली रिटर्न टू वाटर बॉडीज। तो ये क्या करेगा, ये पानी प्रेसिपिटेट बन के, यानी कि बारिश, बर्फ, ओले बन के जमीन पे गिरेगा, मिट्टी पे गिरेगा, चट्टानों पे गिरेगा, या फिर प्लांट्स पे गिरेगा, यानी कि पौधों पे, पेड़ पौधों पे गिरेगा, और फिर ये रिटर्न होके वाटर बॉडीज यानी कि वापस नदियों में ये आ जाएगा। इसी चक्र को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो वाटर साइकिल है ये क्या करती है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पानी हमारा लॉस्ट हो जाता है रिवर से, ओशन से, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करके वापस भर देगी। बरसात होगी, फिर से ये नदियों में, समुद्र में पानी लौट आएगा। रेन वाटर जो है वो पृथ्वी की सतह पर गिरती है, तालाबों पर गिरती है, नदियों में गिरती है ना, ठीक है, झील में गिरती है, और फिर से क्या हो जाती है, ओशंस में जाती है, और कुछ इसमें से क्या होता है, अर्थ के अंदर सीप्स हो जाता है, यानी कि ये हमारी अर्थ इसको पी लेती है, यानी कि इसके अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर जो ग्राउंड यानी कि भूमि के अंदर का जो पानी है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से होता क्या है, जितना भी बेसिकली पानी हमारे वातावरण में वापस आ जाता है, वाष्प से वापस आ जाता है, या आप कह सकते हो कि ये हमारे भूमि पर वापस आ गया, तो पृथ्वी द्वारा इसको सोख लिया जाता है। और आपने देखा भी होगा हैंडपंप या ट्यूबवेल्स द्वारा हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, तो ये वही पानी होता है जो बरसात के दाना द्वारा हमारी भूमि इसको सोख लेती है पूरा अंदर। तो ये बेसिक सा नॉलेज था। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम ग्राउंड वाटर की, कि क्या होता है भूमि के अंदर जल, और वो किस तरीके से सीप्स होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाता है। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।